Assalamu alaikum. Welcome, Husham Madid. I am Asma Tariq and I am striving for youth leadership with the belief together we can. And जनाबे वाला आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और उसके कुछ अजीबोगरीब और बहुत ही दिलचस्प हकायक हम आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो हमें जो लगता है ना कि हम लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल के हसार में जकड़े हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो अल्लाह ताला ने पैदा ही डल पैदा किया है, हमारे पास तो जहानत ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है। तो जनाबे वाला इंटेलिजेंस, अक्ल, ब्रेन सबके पास एक ही जितना होता है। असल फर्क होता है कि हाउ यू यूज दैट इंटेलिजेंट। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कितना करते हैं, आप उससे कितना काम लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल किया अभी तक आइंस्टाइन ने, उनका दिमाग महफूज भी किया गया है। तो हम तो अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऐसे ही उसे दोबारा अल्लाह ताला के पास इमानत के तौर पर वापस बेच देते हैं कि जैसे उसने दिया था हमने वैसे ही उसको वापस कर दिया। तो आप पैदा ज़हीन या अक्लमंद नहीं होते हैं, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम बनते हैं। हाँ, उसमें वो माहौल असरअंदाज होता है, इवन पैदाइश का माहौल भी असरअंदाज होता है कि आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, आपको कौन पैदा कर रहा है, उस वक्त के हालात क्या हैं। लेकिन आप हमेशा उन हालात के हसार में नहीं रह सकते हो। अगर आपको शऊर आ गया है, आपको अक्ल आ गई है, आपको समझ आ गई है, तो आप उन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आप अपने माइंड का पैटर्न खुद तरतीब दे सकते हो जब आपको ये समझ आना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप बचपन में किसी एक तरह के माहौल में पैदा हुए हो तो आप इस बात को तहैया नहीं कर लेना कि आपने मरना भी वैसे ही है, आपने मरना भी उन किस्म के हालात में है। तो फला कहता है ना कि तुम गरीब पैदा हुए हो, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो इसमें तुम्हारा कसूर है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम ऐसे माहौल में पैदा हुए हो जहाँ के तुम्हें लग रहा है कि तुम उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो या तुम इतने अच्छे नहीं हो, और अगर तुम वैसे ही रहते हो तो अब ये तुम्हारा कसूर है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अक्ल भी दी है, जहानत भी दी है, समझ बूझ सब कुछ दी है, तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। और उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये सीखना होगा, यही असल टास्क है। अब हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तो जनाब वाले ये एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है। हमारा दिमाग के अंदर आप जब भी किसी चीज़ को लर्न करते हो, ये बेसिकली लर्निंग के फार्मूला के ऊपर एग्जिस्ट करता है। आप सीखते कितना, ऑब्जर्व कैसे करते हो और फिर उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो। जैसे आप कोई भी बंदा जब कोई भी काम करना शुरू करता है तो वो अब हम लोग जब कहते हैं कि फलां बंदा ऑलरेडी बड़ा डॉक्टर है, उसका बेटा भी डॉक्टर है, फलां बंदा ज़हीन है, फलां बंदा किताबें पढ़ता था, अब उसके बेटे भी ऐसी किताबें पढ़ने वाले हैं। हमारे घर में ऐसा कोई बंदे नहीं है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उसको एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज इस तरह से है कि वो उस माहौल में पैदा हुआ है, उसने बचपन से वो चीज़ें देखना शुरू कर दी, उसने बचपन से किताबें देखी हैं, बचपन से जहानत देखी है, तो वो जहानत उसका हिस्सा बन गई है क्योंकि वो उसे शुरू से बहुत अर्ली देखता आया है, तो वो उसका प्रैक्टिस बन गया हुआ है। तो इसलिए वो ज़हीन शुरू से रहा है, उसने अपनी जहानत को इस्तेमाल किया है। जबकि उसके बरक्स मेरे केस में मुझे शुरू से ऐसा माहौल नहीं मिला, मुझे शुरू से ऐसी चीज़ें नहीं मिली। अब मुझे खुद सीखना है, मुझे खुद करना है। अब इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे मसला होगा। उसका क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि उसका आप एक डॉट आपके माइंड में जाके बन जाता है, छोटा सा, बहुत कम सा डॉट बन जाता है। और जब आप उसको आप छोड़ देते हो तो डॉट धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप एक बार आपने लर्न किया, अब आप दोबारा लर्न करोगे तो डॉट बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो उतना डॉट बड़ा होना शुरू हो जाएगा और उतना अच्छे से आप उसको लर्न कर जाओगे, और इसी तरह उतने ही अच्छे से उसके सिग्नल आपके ब्रेन में बन जाएंगे और आप उसके प्रो हो जाओगे। तो इस तरह स्टार्ट होती है ये लर्निंग का प्रोसेस, धीरे धीरे। इट टेक्स टाइम और इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमेशा रिक्वायर होती है। जैसे हमारे बहुत सारे माँ बाप, हमारे बड़े कहते हैं कि मैं अपने ज़माने में प्रो हुआ करता था, चैम्पियन, अब मुझे कुछ याद नहीं है। वो इसलिए आपको याद नहीं है क्योंकि आप उस ज़माने में प्रो थे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते थे, आप रेगुलर बेस के ऊपर वो काम किया करते थे। फिर आपने इतने अरसे तक उसको छोड़ दिया तो उसके जो निशानात थे, जो सिग्नल्स थे, वो कम होना शुरू हो गए। अब आप दोबारा जब प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो आप दोबारा प्रो बन जाओगे। आप किसी भी एज में प्रो बन सकते हो। अब इसी में एक
सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि आप 20 की एज में बड़े ज़हीन होते हैं, आप बचपन से लेके इस बड़े शहाना होते हैं। ये मेरा भी कॉन्सेप्ट था। और जैसे जैसे आप 40 तक रीच करते हैं, अब आपके दिमाग जो है ना, आपकी अक्ल जहानत वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। जहाँ पे वाला रिसेंट जो स्टडी आई है और इंटरनेशनल जो साइकोलॉजी की स्टडी है, वो ये कहती है कि आप जब 60 साल की उम्र में होते हो, आप उस वक्त अपनी जहानत के पीक पर होते हो। वो एक्चुअली जहानत का पीक है, 20 पीक नहीं है। इसमें तो आप लर्न कर रहे हो, आप लर्न करते जाते हो और आप 60 और उसके बाद आप पीक पर होते हो। यानी कि जहानत की, अक्ल की, किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप उसको 60 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में भी सीख सकते हो, जब आप अपने कंफर्ट जोन के साथ लड़ते हो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। तो आप 80 के जहाने में प्रो हो। तो वो जो एक पुराना माइंड था ना कि सिर्फ जवानी की उम्र में, बचपन में आपकी अक्ल ज़्यादा तेज़ काम करती है, आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है, ऐसा नहीं है। असल में आपका दिमाग ज़्यादा काम, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपका दिमाग, आपकी समझ बूझ में ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो जाता है और आप ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देते हो। पहले तो आप बच्चे होते हो, आपको इतनी समझ बूझ ही नहीं होती है। तो विद द पास ऑफ टाइम दैट इनहैंस एंड यू कैन बी प्रो एट 60, एट 80, एट 90। तो जनाबे वाला, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिसर्च के मुताबिक आपका दिमाग मशीन की तरह, मशीन से अपोजिट, अपनी उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसके सर्किट्स को ज़िंदा रखने और सेंसिटिव रखने में। यानी आपके दिमाग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है आपके असाब को, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो भी ब्रेन के अंदर काम कर रहे हैं उनको लाइव रखने में, उनको काम रखने में, उनको ज़िंदा रखने, उनको मेंटेन रखने में असल एनर्जी लग रही है सारे सिस्टम को बैलेंस करने में। और जो काम आप कर रहे हो उसमें इतनी एनर्जी नहीं लग रही, उसमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी लग रही है। असल एनर्जी सिर्फ उसको मेंटेन करने में इस्तेमाल हो रही है। तो इसमें भी हमारे जो पुराने बिलीव्स थे, वो हमें तो ये लगता था कि अच्छा काम में एनर्जी इस्तेमाल होती है, असल में काम में नहीं, उसको मेंटेन करने में एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब जो हमारा तीसरा फैक्ट है वो ये है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी मसले को सॉल्व करते हैं, तो यकीनन आप अपने दिमाग से सोच विचार करते हो, उससे हेल्प लेते हो। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी इसमें यह है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका जो आप लेआउट बनाते हो, यानी उस प्रॉब्लम के लिए जो आप तैयारी करते हो कि मुझे इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, असल एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। असल मेहनत की, असल तवज्जो की यहाँ पे ज़रूरत है कि हमने उस मसले को किस तरह से, जो प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और ये भी देखा गया है कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रेपरेशन कर रहा है, उस प्रेपरेशन के दौरान अगर उसे कोई डिस्टर्बेंस या डिस्टॉर्शन मिली है तो उसका फोकस हट गया है और वो इतनी अच्छे से अपना काम नहीं कर पाया। उसके बरअक्स जो प्रॉब्लम का असल होता है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगती, इतनी मेहनत नहीं दरकार होती, क्योंकि अब आपको पता है आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। आपके पास वो पूरा एक सोल्यूशन का वो जो पैटर्न होता है या सोल्यूशन आ गया हुआ है कि अच्छा इसको फॉलो करके हमने प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी है। तो अब आप आसानी से उस प्रिपरेशन को इस्तेमाल करके, उस तैयारी को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो। असल एनर्जी लगती है तैयारी के ऊपर कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है, और उसके ऊपर फोकस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जब वो काम हो जाता है तो आगे का काम इंतहाई आसान हो जाता है। फिर हमारा अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमने तो कहा कि हमने तो कोई काम किया ही नहीं, कोई काम ना, तो हमने कोई एक्सरसाइज किया, ना तो भागे दौड़े हैं, फिर भी हमारा ब्रेन, फिर भी हमारी टांगें, हमारे मसल्स थके थके हैं, मसल्स स्टिफ कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए जनाबे वाला कि जब आप अपने दिमाग से कोई ऐसा काम लेते हैं, स्ट्रेस डालते हैं जब आप अपने ब्रेन के ऊपर, और आप स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि वो परेशानी आपके मसल्स में भी ट्रांसफ़र होती है, आपके बॉडी पार्ट्स में भी, दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स स्टिफ कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बॉडी पेन होती है, क्योंकि वो स्ट्रेस जो आपके ब्रेन में थी वो वहाँ से शिफ्ट कर गई है और उसने आपकी पूरी बॉडी को जकड़ लिया है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके ब्रेन में आलतू फालतू चीज़ें चल रही हैं, आलतू फालतू सोचें चल रही हैं, वो आपको परेशान कर रही हैं, वो तो सिर्फ दिमाग में चल रही हैं ना, बाकी तो मैं बैठा हुआ, मैं तो कुछ कर नहीं रहा,
तो भाई ऐसा नहीं है, वो ट्रांसफ़र करती हैं। तो अगर आपका ये यहाँ पे कोई मसला चल रहा है तो ये मसला पूरे जिस्म को ले डूबेगा, ये मसला पूरे जिस्म को इफ़ेक्ट करता है। हमारा जो 5वां सवाल बनता है वो यहाँ पे हम ये पूछते हैं कि क्या जब हम बात करते हैं और जब हम सोचते हैं तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, क्या काम हम ज़्यादा करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की रिसर्च ये कहती है कि एवरेज पर्सन यूजुअली 1 मिनट के अंदर 125 से 170 अल्फाज बोलता है, लेकिन वो सोचता उससे 3 गुना ज़्यादा है। कि आप सोचते ज़्यादा हैं 1 मिनट के अंदर, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है देन दी टॉक। अब हमारा जो छठा सवाल है वो ये है कि क्या यहाँ पे कोई आपके काम करने की जो कैपेसिटी है वो किसी टाइम पे ज़्यादा होती है और किसी टाइम पे कम होती है। क्या ऐसा कोई सिस्टम है या हम हर वक्त एक ही जैसा परफॉर्म करते हैं। तो जनाब वाला यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की ये रिसर्च है वो ये कहती है कि जी हाँ, कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है, कुछ हालात ऐसे होते हैं जब आपकी काम करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और उसके बरक्स अगर आपको वो इन्वायरमेंट ना मिले तो आपके काम की कैपेसिटी इफेक्ट होती है। तो ये कुछ टाइम ऐसा होता है ये भी कि टाइम उसमें आप अपने परफॉर्मेंस की पीक पे होते हो, कुछ टाइम ये आपकी जो काम की कैपेसिटी है वो आपको सूट नहीं करती। ये हम स्टूडेंट्स पे भी ये जो टेक्निक है वो अप्लाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा उसको उस चीज़ को अपने माइंड में रिमेंबर कर पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं। कुछ लोग रात के वक्त बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं, यानी कि ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट हम अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर दे और हमें मोटिवेट करे, हमें बूस्ट अप हमारी एनर्जी को करे। लाइक आई ऑलवेज नीड पानी हमेशा पास होना चाहिए, पानी के साथ साथ मुझे म्यूज़िक हो तो वो मेरे काम मुझे ट्रिगर करता रहता है और उसकी वजह से मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकती हूँ। माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, ये मेरे लिए, कुछ लोग गंदे माहौल में भी काम अच्छा कर लेते होंगे, कर सकते होंगे, तो ये वेरी करता है, इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हमारा 7वां पॉइंट है कि क्या जब हम सोचते हैं तो उस वक्त हम उससे बात कर रहे होते हैं। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च है कि आप जितने अपने साथ सेल्फ टॉक में आप जितने बुरे हो उतनी आपके इंटेलिजेंस के ऊपर इफेक्ट होता है। सेल्फ टॉक बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो करनी भी चाहिए। और सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के साथ कैसी बात करते हैं, खुद से कैसे सवाल पूछते हैं और आप खुद के साथ कन्वर्सेशन में कितने अच्छे हैं। ये एक्चुअली आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर भी इफेक्ट डालती है और बहुत अच्छा और बहुत गहरा इफेक्ट डालती है। तो इसलिए सेल्फ कन्वर्सेशन करनी चाहिए और अच्छी सेल्फ कन्वर्सेशन करनी चाहिए और उसके ऊपर फोकस भी रखना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि अक्सर में हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, भाई कितना कोई डाटा ये स्टोर कर सकता है। तो जनाब वाला एक रिसेंट रिसर्च आई है, उसके मुताबिक जेफ प्रोफेसर ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन इतना डाटा, इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है जितनी कांग्रेस की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सब में जितना डाटा मौजूद है वो 9 मिलियन के वॉल्यूम्स जो हैं उनसे कई गुना ज़्यादा एक ह्यूमन ब्रेन अपने दिमाग के अंदर डाटा स्टोर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और उसको बाहिफाजत रख सकता है। फिर हमारे पास जो उससे अगला सवाल आता है वो ये आता है कि क्या मर्द और औरत की दिमागी सलाहियत में कोई फ़र्क है। तो भाई ऐसा कोई नहीं है, दोनों के पास उतनी ही सलाहियत है, वैसे ही दोनों का ब्रेन एक ही जैसा है, एक ही तरह से काम करता है। अब आप उस ब्रेन को इस्तेमाल कैसे करते हो ये जो है ये मैटर करता है। आप उन सलाहियतों को इस्तेमाल, उनको लर्न कैसे करते हो। हाँ, बेसिकली थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि साइकोलॉजिकली फीमेल आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिहाज से मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। फीमेल साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो मैटर्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती हैं। तो ये थोड़े से एक वो भी बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है जेंडर की बेस के ऊपर। अदरवाइज दे हैव बोथ हैव द सेम कैपेसिटी। वो अपनी कैपेसिटी को जब
इन्हेंस करना चाहें वो इन्हेंस कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है और वो शर्त है लर्निंग की और कंटिन्यूस लर्निंग की। इसी में हम आगे नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन ये है कि वर्म एक्सरसाइजेस ज़रूरी है आपके जो काम है आप आगे काम करने उसको इन्हेंस करने के लिए, उसमें आपकी कैपेसिटी को बिल्डअप करती हैं। जी हाँ, कि जो आपका एक्चुअल टास्क होता है उससे पहले अगर थोड़ी सी आप वार्म अप एक्सरसाइज कर लें, उससे पहले आप अपने ब्रेन को वार्म अप कर लें, तो वो आपको एनर्जी को अब अलाइन अप कर देगा और आप अपने टास्क को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक उनका एक अच्छा रोल देखा गया है। इसलिए कहते हैं कि सुबह के वक्त थोड़ी सी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप 5 मिनट के लिए करें, चाहे आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेट कर लें, थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर करें। वो आपके काम को इन्हेंस करती हैं, वो आपके एक्चुअल टास्क में आपकी बहुत मददगार साबित होती हैं। फिर जो हमारा अगला सवाल वो ये, क्या सोते हुए हम लर्न कर सकते हैं? तो जनाब जब इसकी तहकीक इसको स्टडी किया गया तो आंसर आया नो। एक्चुअली जब आप डेजीनेस की फॉर्म में होते हैं, गनूदगी की हालत में होते हैं कि आप आधे जागे हुए हैं और आधे सोए हुए हैं, तो देन अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ डाली जाए, आपको जैसे कहते हैं कि आपको कुछ बोला जाए सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप उसको ग्रैब कर पाते हो, आप उसको ले सकते हो और वो आपके माइंड के अंदर चली जाती हैं, आप उसको लर्न कर सकते हो। लेकिन जब आप कंप्लीट एक्चुअली सोए हुए हो, आपको कोई होश नहीं है, तो एट दैट टाइम अगर आपसे कुछ कहा जाए, आपको कुछ ऐड किया जाए, तो आप उसको लर्न नहीं कर पाते हो, आपको वो कुछ याद नहीं होता। अगर आपको वही चीज़ें याद होंगी जो डेजीनेस की फॉर्म में, गनूदगी की फॉर्म में आपने थोड़ी सी उनको लिसन किया होगा, सुना होगा, लेकिन एक्चुअल नींद जब आप एक्चुअली सोए हुए हो उस वक्त ये कंडीशन नहीं होती। और कुछ लोगों को इतनी प्रैक्टिस होती है कि हम दिन के वक्त भी अपने माइंड को हर वक्त इतना ज़्यादा वो रखते हैं, एक्टिव रखते हैं हर वक्त के, हमारा माइंड रात को भी एक्टिव रहने की उसे आदत हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम लोग रात को प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं। तो हमें वो बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो भी हम कैप्चर कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा माइंड प्रॉपरली, हम लोग स्लीपिंग फॉर्म में नहीं होते हैं। फिर क्या कोई और हमारा दिमाग पढ़ सकता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता। एक्चुअली हमारे एक्सप्रेशन, हमारे काम करने के तरीके कार को देखकर, हमारी कुछ आदत को देखकर लोग एज्यूम करते हैं कि हम इस तरह से काम करते हैं या हमारे माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। हमारी बॉडी मूवमेंट, हमारे एक्सप्रेशंस वो हेल्प करते हैं दूसरों को ये बताने में कि अच्छा हमारे अंदर इस वक्त हम इस कंडीशन में है, इस वक्त हमारे अंदर ये चल रहा है। हमारी कन्वर्सेशन, हमारी गुफ्तगू, असल में वो कोई आपके दिमाग को रीड नहीं कर पाता, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस, आपकी कन्वर्सेशन, आपकी बॉडी मूवमेंट, ये सारी किसी हेल्प करती है लर्न करने में कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कि क्या हमारी बॉडी पोजीशन जो है वो इफेक्ट करती हैं हमारी ब्रेन की वर्किंग के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर? जी हाँ। किस तरह से वर्क करती हैं ये हम जानते हैं। जहाँ वाला जब हम लेइंग की पोजीशन में होते हैं, जब लेटे हुए होते हैं, आपने अपना सर कहीं टिकाया हुआ है, तो इस पोजीशन में आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली काम करती है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो ये सोचने के लिए एक बेहतरीन जो है वो पोजीशन है, एक बेहतरीन तरीका है। अगर आपने सोचना है तो सोचने के लिए अपने सर को टिका दें, एक लेटने की पोजीशन में थोड़ा सा उसको बॉडी को ले जाएं, यानी कि आपकी बैक जो है वो पीछे की तरफ हो और आपका बॉडी आपकी रिलैक्स कंडीशन में हो। फिर जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो इट्स एक्चुअली एक्शन पोजीशन, इसका मतलब है अब आप एक्शन में हो, और इट्स द फॉर्म जब आपकी ब्रेन, आपकी थिंकिंग के ज़्यादा आपकी जो एक्शंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं, इस वक्त आप एक्शन करते हो। तो स्टैंडिंग पोजीशन एक्चुअली इनहेंस द एक्शन एबिलिटी। और जब आप सिटिंग की पोजीशन में हो तो ये एक मिडिल पोजीशन है दोनों का, तो इसमें दोनों का ये जो है ना वो मिडिल स्टेट है, इसमें थिंकिंग भी हो रही है, आप काम भी कर रहे हो। इट्स नाइदर मोर एक्शन और नार मोर दी थिंकिंग, दोनों इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। ये थे कुछ पॉइंट्स कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, उसके मुतालिक हकाइक क्या है, आज हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि कुछ में से कुछ चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगी, नहीं होंगी, आपने पहले इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें
फैक्ट नहीं है, वो ये कोई वो क्या कहते हैं कि रूल नहीं है। नेचर से रिलेट तो वैसे भी कहा जाता है, कोई रूल बहुत कम आपको मिलते हैं। यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी वेरिएबिलिटी है, लेकिन ये वो चीज़ें थी जो कि मैक्सिमम देखी गई। इसके ऊपर जो रिसर्च मिली, जो फैक्ट्स मिले, वो आपके साथ शेयर किए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट आपके साथ किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।